हेलो टेंथ क्लास। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्टेक होल्डर के बारे में पढ़ा और ये देखा कि स्टेक होल्डर कितने तरह के होते हैं। स्टेक होल्डर 4 तरह के थे, ठीक है ना। एक तो पर्सन जो उसमें रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजिस्ट और फोर्थ था द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। मैंने बताया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट जो होते हैं इनकी डिपेंड नहीं रहते, पर फिर भी क्या करते हैं भाई, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, ये चाहते हैं कि भाई एनिमल्स भी बने रहे और फॉरेस्ट भी बने रहे। तो इनका ही कुछ जो एक्टिविस्ट है, इन्हीं के कुछ आंदोलन चले, जिसमें सबसे पहला है भाई द केस ऑफ खेजरी ट्रीज़। बहुत इम्पोर्टेंट है खेजरी ट्रीज़ के बारे में। बेटा, एक अमृता देवी नाम की एक महिला थी। ये बात है 1731 की, 1731 की बात है। अमृता देवी बिश्नोई, ये जो बिश्नोई जो पीछे लगा रहे हैं ये अपना, ये राजस्थान में पाया जाता है ये समुदाय, ठीक है ना। और ये जाना जाता है भाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब वन्य जीवन संरक्षण के लिए जाना जाता है भाई इन लोगों। अब ये क्यों जाना जाना जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो 1731 में अमृता बिश्नोई ने क्या किया, अपने 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दे दिया, मतलब वो मर गए। किसके लिए? खेजरीज ट्रीज थे, मतलब एक खेजरेली विलेज था। ये खेजरेली विलेज पड़ता है भाई जोधपुर में, और जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इनकी तो राजस्थान में जोधपुर जगह के अंदर खेजरीली विलेज था और खेजरी ट्रीज थे। इनका प्रोटेक्शन करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है ना, 363 लोगों के साथ, ठीक है ना। ये दिखाता है कि देखो, ये बताओ भाई कि पेड़ों के लिए अपनी जान गंवा देना, आप देखिए कितना बड़ा सेक्रिफाई किया है उन लोगों ने ना। तो इसलिए फिर सरकार ने आगे चल के फिर इनके लिए अवार्ड देना स्टार्ट किया। तो अब अभी अभी से ही हुआ है ये, गवर्नमेंट अभी से ही इन्होंने अवार्ड देना स्टार्ट किया है, और अवार्ड का नाम होगा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। और ये किस लिए दिया जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए दिया जाता है। किस याद में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई में, ठीक है ना। आप डायग्राम देखना चाहो तो देख सकते हो एहसान के अंदर। एक तो ये एक तरह से ये मूवमेंट हुआ। दूसरा मूवमेंट था चिपको आंदोलन का। तो फिगर नंबर 8 के अंदर, एहसान के अंदर देख सकते हो कि किस तरह से ये महिलाएं हैं। ये चिपको आंदोलन का नाम क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये पेड़ के चारों ओर चिपक गए, ठीक है ना। तो ये इसकी भी एक छोटी स्टोरी है, वो क्या है वो सुनिए। तो भाई चिपको आंदोलन जो था वो एक गांव में हुआ जिसका नाम था रैनी इन गहरवाल डिस्ट्रिक्ट, और ये पड़ता है हिमालय के अंदर। और ये बात है 1970 की, 1970 की बात है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, ये था पेड़ों को काटने वाला। तो ये गांव में जाता है, ठीक है ना। तो गांव वाले इसका क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दोपहर के समय आते हैं दोबारा से, ताकि ये सोचते हैं कि भाई अब है ना, गांव की जो मेन है ना, वो जो मेन जो पुरुष हैं वो चले गए होंगे, तो अब काम आराम से हो जाएगा। तो फिर जो गांव की महिलाएं थीं उन सभी ने अपना ग्रुप बनाया, और जैसे वो काटने लगे तो पेड़ के चारों ओर उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया, लिपट गए वो। इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर लास्ट में अपनी हार मान के वो चला गया, ठीक है भाई। तो ये देखिए कुछ तरह के मूवमेंट थे। तो अब तक हमने पढ़ा द केस ऑफ केजरी ट्रीज, चिपको आंदोलन, ठीक है ना। अब देखो भाई, देखो फॉरेस्ट बहुत बड़े होते हैं, एक केवल गवर्नमेंट ही उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकती, लोकल पीपल का भी पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और इससे क्या होता है, सरकार को और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, लोकल पीपल हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि स्थानीय लोगों का वनों के प्रबंधन में सहायक होना, है ना। तो जैसे इसका उदाहरण मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए किस तरह से। तो भाई देखिए, कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जो बिल्कुल बुरी तरह से डिग्रेडेड हो चुके थे, मतलब जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। तो मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये बात है 1972 की। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वो थे AK बनर्जी। उन्होंने ये स्कीम लाई, और वहाँ के जो विलेजर्स थे, अच्छा ये कहाँ, तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ये था अरबरी फॉरेस्ट, मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है ना। मतलब ये वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, अरबरी फॉरेस्ट रेंज के अंदर है। ठीक है ना। वो तो ये नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि वहाँ पे ऑफिसर, कई बार ये आया हुआ है कि ऑफिसर कौन था। ज़्यादा करो तो भैया देख लेना कि वेस्ट बंगाल के अंदर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है और अरबरी फॉरेस्ट रेंज के अंदर है। मतलब वो रेंज बना रखी है उन्होंने, उस रेंज में ये काम किया उन्होंने। उन्होंने भाई क्या कहा, उन्होंने 1272 हेक्टेयर जो हिस्सा था वो दिया गांव वालों को। ये कहा भाई ये तुम यदि इसको अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से इसको यदि दोबारा से फिर से फॉरेस्ट में डाल देते हो तो भाई इसका जो भी यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाएगा वो मैं तुम्हें दूंगा 25% पे। प्लस में तुम यहाँ से अपना लकड़ी वकड़ी ले सकते हो, प्लस में अपने गाय भैंस के लिए अपने चारा वगैरह ले सकते हो यहाँ से। तो भाई गांव वालों ने, है ना, जो लोकल पीपल थे उन लोगों ने पूरा पार्टिसिपेंट किया, एक्टिव होके काम किया। ठीक है ना। और इसको 1983 में एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट बना दिया। और आप जानते हो कितने रुपए का वहाँ पे फिर से मतलब व्यापार हुआ, तो लगभग 12.5 करोड़, लगभग 12.5 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को वहाँ पे मुनाफा हुआ। तो देखिए किस तरह से लोगों ने भागीदारी की इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए वन में रहने वाले जो जो वाइल्ड लाइफ है उनका कंजर्वेशन होना भी ज़रूरी है। यदि इनका कंजर्वेशन नहीं हुआ तो हमारी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि आपको उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात कहूँ, जैसे मान लो स्नेक की बात करते हैं। स्नेक की जो स्किन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और मार्केट में बहुत हाई वैल्यू पे सेल हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए इसको जहाँ पे भी स्नेक दिखते हैं मार देते हैं। और यदि ये स्नेक ही मर गया तो भाई स्नेक फूड चेन क्या होती है कि, मतलब मैं आपको बताऊं कि देखिए जैसे कि एक जो एनिमल होगा वो दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे खाएगा। जैसे कि भाई घास, घास कौन खाएगा, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, शेर, है ना। नहीं उल्टा बोल गया, शेर क्या खाएगा, हिरन। ठीक है। तो ये फूड चेन यदि ये डिस्टर्ब हो गई, माने कि आपने हिरन बीच में से ख़त्म कर दिए तो घास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। और शेर क्या खाएगा, शेर मर जाएंगे। तो ये नेचर ने जो बना रखा है सिस्टम वो सही है। यदि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे तो हमारी जो फूड चेन है ना, जो एनिमल्स की फूड चेन है वो बिगड़ जाएगी। स्नेक को मार दोगे तो जो चूहे हैं, माइस हैं, ये ज़्यादा हो जाएंगे, इससे हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन चीज़ों का, वाइल्ड लाइफ का हमें कंजर्वेशन चाहिए। बाकी आपसे यूँ ज़रूर पूछेगा कि आप एक व्यक्तिगत रूप पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, है ना। तो या फिर क्या स्टेप करना चाहिए, मतलब भाई हमें या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप अपनी निजी राय दे के बताइए। तो पहले तो हम बोलेंगे लॉ शुड बी मेड टू इम्पोज ए टोटल बैन ऑन किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल और बर्ड, है ना, बिलोंगिंग टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो मैं आपको सीधी बात बोलूँ कि ऐसे नियम बना देने चाहिए जिसमें क्या हो कि किलिंग जो है, मारना पकड़ना बिल्कुल बंद हो। ठीक है ना। ऐसे नियम बना देने चाहिए और उनके अगेंस्ट, है ना, एक एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, नेशनल पार्क बना देने चाहिए। ठीक है ना। और गवर्नमेंट को पीरियोडिकली, है ना, सर्वे करता रहना चाहिए कि भाई अभी कितने टाइगर बचे हैं, अभी कितने दूसरे तरह के एनिमल्स रह गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। इन सभी का मतलब डाटा होना चाहिए उनके पास। ठीक है ना। और भाई ऐसा नहीं है कि भाई ये एनिमल्स की जो क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी नंबर्स में बहुत ज़्यादा है तो एक काम करो इनको मार सकते हो और बाकियों को नहीं। कोई भी हो, हमें किलिंग नहीं करनी है ना। तो और भाई जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, जिसमें मैं बताया था कि भाई फर्नीचर के लिए लकड़ी वगैरह हमें चाहिए, इसकी भी हमें जो कटिंग है वो रोक देनी चाहिए, इमिडिएटली रोक देनी चाहिए। और भाई जैसे आपको पता है कि मान लो एक फॉरेस्ट यहाँ पे था, अब यहाँ पे सरकार कुछ काम पड़ गया, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री बनानी है तो भाई बदले में उसको दूसरी जगह फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह के लाभ बना देने चाहिए। ठीक है ना। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये थे सम ऑफ द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना। नेक्स्ट है वाटर फॉर ऑल। देखिए वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है। ठीक है ना, जीवन के लिए।
चाहे वो ह्यूमन के लिए हो, चाहे वो अदर एनिमल के लिए हो, चाहे वो प्लांट के लिए हो, ये तीनों चीज़ें वाटर के बिना नहीं रह सकती। कुछ जगह तो पानी के सोर्स अच्छे हैं, ठीक है ना, तो कुछ जगह बहुत कम है या बहुत ख़राब है, तो इसलिए वहाँ बीमारियाँ होती है। जहाँ वाटर के सोर्स अच्छे हैं वहाँ पे फसल अच्छी हो जाती है, तो वहाँ पे लाइफ भी हेल्दी है, लोग भी वहाँ के रिच मिलेंगे। पर जो पानी ख़राब है और जहाँ पानी पानी ख़राब ऊपर से पानी है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको पुअर्टी देखने को मिल जाएगी। इसलिए पानी का मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी, है ना, सभी पानी पी सके, क्योंकि बेसिक नीड है भाई। अब आप बात करें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो बेटा देखिए सभी जानते हैं, रेन है, रिवर है, लेक्स है, पौंड है, वेल्स है, ओशियंस है, ग्लेशियर है, इन सभी चीज़ों से अपने को क्या मिलता है भाई, पानी मिलता है। पर रेन हमारा मेन वाटर सोर्स है ना। रेन से ज़्यादातर हिस्सों में, मानसून जब होता है तो ज़्यादातर हिस्सों में पानी हमें रेन से ही मिलता है। और फिर ये रेन, है ना, लेक्स में, पॉन्ड्स में या रिवर में बहने लग जाता है, और इनसे फिर वो बूंद बूंद करके सिप करता है नीचे, जिससे वाटर लेवल बढ़ता है। पर यदि, क्योंकि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बात करें, तो वो जो वेजिटेशन है, मतलब जो अलग अलग तरह की, जो कह सकते हो कि प्लांट्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो ख़त्म है ना। बट इन इंडिया वेजिटेशन बिल्कुल कम है, तो इसलिए क्या होता है कि जो वाटर वो सिप कर करके इतना नहीं जाता, तो इससे क्या होगा कि पानी का जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो नेक्स्ट है, इतनी बारिश होने के बाद भी हम लोगों के जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों? उसके रीज़न है, क्योंकि एक तो भाई भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी बढ़ रही है। दूसरा मैंने बताया था, सफिशेंट वेजिटेशंस है, जिसकी वजह से वाटर सिप नहीं होता, वो बह ही जाता है, फिर खड़ा रहता है, नीचे नहीं जाता, ठीक है ना। और कुछ जो फसलें होती, क्रॉप्स होती हैं, उनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे धान की फसल है, तो जो वाटर जो आ रहा है तो सभी सभी तो उधर ही चला जाएगा, आगे तो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और दूसरा भाई सीवरेज के अंदर आप देखते हो कितना पानी ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा शहरों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, अर्बन जो एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जैसे मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ कि जब हम फ्लैश लगाते हैं तो कम से कम 1 से 2 लीटर पानी ख़राब हो जाता है, जबकि फ्लैश में इतना पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये थे, इतनी बारिश होने के बाद भी हम अपनी डिमांड, जो लोगों की जो डिमांड है पानी की, वो पूरी नहीं कर पा रहे। देखिए नेक्स्ट आता है डैम्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का उठेगा। जो रिवर के अंदर जो वाटर है वो डैम बना के रिवर के ऊपर उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जा सकते हैं। तो भाई जैसे आपने सुना होगा शायद भाखड़ा डैम, है ना, भाखड़ा डैम इज़ वन ऑफ सच डैम विच हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर ऑफ सतलुज इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन आवर कंट्री। और ये जो डैम होते हैं रिवर पे, ये बिग स्टोर हाउस होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। अब डैम्स आर यूज़फुल फॉर द सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। अब ये किस तरह से हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे? तो कहता है कि जो पानी डैम में यूज़ हो चुका, बाद में वो पानी आगे चला जाता है, उससे हम इरीगेशन कर सकते हैं। और इरीगेशन में क्या करेंगे, कैनाल बना देंगे जहाँ से किसान अपनी कर लेगा। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, ये भाखड़ा डैम से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना। और फिर ये राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में चली जाती है। दूसरा बच्चों, जो डैम के अंदर जो पानी यूज़ होगा उनको सिटीज़ में, टाउन में भी तो भेजा जा सकता है पाइप के थ्रू, ठीक है ना। और जो फॉलिंग वाटर है फ्रॉम द डैम, उससे हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो है तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए यूज़ हो रही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स फॉर द मैनेजमेंट रिवर वाटर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सर्टेन प्रॉब्लम। देखो अब क्या होता है, जो डैम हम बनाए जा रहे हैं उनके नुकसान भी हैं, फ़ायदे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका वाटर लेवल देखो, पानी को स्टोर कर रहे हैं हाई लेवल के ऊपर, यदि वो टूट गया तो सोचिए वो कितना कितना ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जैसे कि पहली है सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए कई जगह इसके बेनिफिट्स हैं तो कई जगह इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहला सोशल प्रॉब्लम क्या है कि यदि मान लो डैम बनता है तो वहाँ की जो लोकल एरियाज़ हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा कि भाई आप यहाँ से निकलो, और वो फिर बेचारे होमलेस हो जाएंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो या तो फिर गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि उसकी जगह बदले में कोई जगह देनी चाहिए। दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, वहाँ से जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, प्लांट कटेंगे। दूसरा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इससे तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगी, जैसे कि डैम बनेंगे तो लाइट बनेगी, लाइट से फिर क्या होगा,
है ना, इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग बनेगी। पर कुछ लोग कहते हैं कि डैम बनाने में पैसा भी तो बहुत खर्च होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ डैम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सरदार सरोवर डैम है, ये नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है ना। दूसरा दूसरा डैम है बच्चों, मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट। दूसरा डैम है आपका टिहरी डैम जी, ये गंगा पे बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े डैम बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है ना। और दूसरी बात भाई, ये जो सरदार सरोवर डैम है ना, ये तो मुद्दा बना हुआ है कि क्या, किसका, रेजिंग ऑफ हाइट ऑफ वाटर, मतलब क्या है कि इसमें क्या कर रहे हैं, ये हाइट बढ़ा रहे हैं उसकी, जिससे क्या है कि लोगों ने इस पे मतलब आपत्ति जताई है कि भाई यदि ये इतना पानी बढ़ाओगे तो आगे चल के मान लीजिए टूट गया तो नुकसान तो करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तो इसको हम डिबेट्स में छोड़ देते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कल हम पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, कि किस तरह से जो रिवर के अंदर जो वाटर है वो पोल्यूट होता जा रहा है, ठीक है बच्चा। तो बेटा जो मैं करवा रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए, और क्वेश्चन बड़े आसान है, आप देख रहे होंगे, और रोज़ के 2-2 क्वेश्चन करते रहना, ठीक है भाई। थैंक यू।